नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। केंद्र ने राज्यों को पर्यटन स्थलों पर भीड़ कम करने की सलाह दी। देश में अब तक 37,57,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भारी जीत। दिल्ली पुलिस ने 2,500 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की। जम्मू कश्मीर सरकार ने आतंकी गतिविधियों के आरोप में 11 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया। विश्व जनसंख्या दिवस आज मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार आज राज्य की जनसंख्या नीति जारी करेगी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया की एस्टे पार्टी ने महिला सिंगल्स का खिताब जीता। पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज रात मौजूदा चैंपियन नोवाक जोकोविच का मुकाबला इटली के मातेओ बेरेतिनी से होगा। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज होव में खेला जाएगा। और यूरो कप फुटबॉल के फाइनल में लंदन में आज इंग्लैंड का सामना इटली से होगा। समाचार प्रभात में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि वे टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने पर्वतीय पर्यटन स्थल और अन्य पर्यटक स्थानों पर कोविड महामारी का प्रकोप रोकने के लिए राज्यों के उपायों की समीक्षा की। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई बैठक में कोविड की स्थिति की समग्र समीक्षा की गई। इस बैठक में गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में कोविड टीकाकरण पर भी चर्चा की गई। गृह सचिव ने पर्यटन स्थलों में कोविड के मानकों के उचित पालन नहीं होने की मीडिया की खबरों को गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि कोविड की दूसरी लहर अभी समाप्त नहीं हुई है और राज्यों को मास्क पहनने, सुरक्षित दूरी बनाने और अन्य कोविड मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए। बैठक में कहा गया है कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरी लहर का प्रभाव कम हो रहा है, लेकिन राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में कोविड संक्रमण दर 10% से अधिक बनी हुई है, जो चिंता का विषय है। राज्यों को 5 सूत्रीय रणनीति, जांच, पहचान, उपचार, टीकाकरण और कोविड मानकों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.20% हो गई है। कल 45,000 से अधिक रोगी कोरोना से ठीक हुए। इस समय देश में 4,55,000 रोगियों का उपचार चल रहा है। कल 42,000 से अधिक नए मरीजों की पुष्टि हुई और 1,206 लोगों की संक्रमण से मौत हुई। इन्हें मिलाकर मृतकों की कुल संख्या 4,07,145 हो गई है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 37,57,10,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान का नया चरण 21 जून से शुरू हुआ था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 34 लाख से अधिक टीके लगाए गए। इनमें 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 15,72,000 से अधिक लोगों को पहला और 1,74,000 लोगों को दूसरा टीका लगाया गया। टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू होने के बाद से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक इस आयु वर्ग के 11 करोड़ 16 लाख से अधिक लोगों को पहला और 36,93,000 से अधिक लोगों को दूसरा टीका लगाया गया है।
8 राज्यों बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग में 50 लाख से अधिक लोगों को पहला टीका लगाया गया। आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरल, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में भी इस आयु वर्ग के 10 लाख से अधिक लोगों को पहला टीका लगाया गया है। महाराष्ट्र में 8,229 नए मरीजों के साथ कोविड के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 61,49,264 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 6,026 मरीज स्वस्थ हुए। मुंबई में 503 नए रोगियों का पता लगा और 13 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में कोविड के 29 नए रोगी सामने आए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कोरोना की तीसरी लहर की किसी भी संभावना से निपटने के लिए ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य में सक्रिय मामले घटकर 406 हो गए हैं। प्रदेश में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 9,024 है, जबकि 38 मरीज संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। इंदौर और भोपाल दोनों शहरों में कोविड के 7 नए मामले सामने आए हैं। वहीं राज्य में प्रतिदिन 70,000 से अधिक परीक्षण किए जा रहे हैं। कुल 170 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट प्रदेश में स्थापित किए जा रहे हैं। इनमें से 21 पीएसए संयंत्र स्थापित कर लिए गए हैं और शेष सितंबर माह तक स्थापित कर दिए जाएंगे। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने ब्लॉक प्रमुखों की कुल 825 सीटों में से 635 सीटें जीत ली हैं। 476 ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव कल हुए थे, जबकि 349 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। खबरों के अनुसार भाजपा ने लखनऊ और कन्नौज में 8 ब्लॉकों की सभी सीटें जीत ली हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 3 स्तरीय पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत से सरकार की सबका साथ सबका विकास नीति को समर्थन मिलता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास मंत्र का पालन किया और बिना भेदभाव किए सभी के लिए काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा मिल रहा है और ये जीत सरकार की अच्छी नीतियों का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार की नीतियों और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों से लोगों को बहुत फायदा हुआ है और पार्टी की शानदार जीत से इसका पता चलता है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने 2,500 करोड़ रुपए मूल्य की 354 किलोग्राम हेरोइन जब्त कर एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में हरियाणा से 3 और दिल्ली से 1 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ड्रग माफिया और आतंकवादियों के गठजोड़ के बारे में जांच कर रही है। संदिग्ध लोगों से पूछताछ जारी है। जब्त हेरोइन अफगानिस्तान से लाई गई थी। कोविड-19 से बचाव के आसान उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804110007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515।
गुजरात में कल 53 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। कल 258 मरीज स्वस्थ हुए और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गुजरात में अब तक 8,12,976 मरीज कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 98.64% हो चुकी है। राज्य में कोविड-19 संक्रमण के सबसे अधिक 11 नए मामले अहमदाबाद में दर्ज हुए, जबकि सूरत में 9 नए मामले सामने आए। कल राज्य में कोविड-19 से एक भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है। राज्य में 1,151 सक्रिय मामले हैं। गुजरात में कल 3,02,282 लोगों को कोविड-19 के खिलाफ टीके लगाए गए। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में कोरोना लॉकडाउन 19 जुलाई तक बढ़ा दिया है। पुदुचेरी के लिए सार्वजनिक परिवहन जारी रहेगा। दुकानों को एसी सुविधा के बिना रात 9 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। तमिलनाडु में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा घोषित लिखित परीक्षाएं आयोजित करने की स्वीकृति दे दी गई है। कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंधों का पालन करना होगा। इन क्षेत्रों में सूक्ष्म स्तर पर परिस्थितियों को संभालने का निर्देश भी दिया गया है। जिला प्रशासन को स्थिति पर निगरानी रखने को कहा गया है। वहीं सभी घरों में कोविड नियमों का हर स्तर पर पालन करना सुनिश्चित होगा। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लोगों से कोविड संक्रमण के लक्षण मिलने पर जांच कराने को कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कल संक्रमण की संख्या कम होकर 2,913 हो गई है। कल 49 लोगों की मृत्यु हुई। इस समय 32,767 मरीजों का इलाज चल रहा है। तमिलनाडु से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। केंद्र ने राज्यों को पर्यटन स्थलों पर भीड़भाड़ कम करने की सलाह दी। देश में अब तक 37,57 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में भारी जीत। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने 2,500 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की। जम्मू कश्मीर सरकार ने आतंकी गतिविधियों के आरोप में 11 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया। विश्व जनसंख्या दिवस आज मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार आज राज्य की जनसंख्या नीति जारी करेगी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने महिला सिंगल्स का खिताब जीता। पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज रात मौजूदा चैंपियन नोवाक जोकोविच का मुकाबला इटली के मैत्तियो बेरेतेनी से होगा। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मैच आज होव में खेला जाएगा। और यूरो कप फुटबॉल के फाइनल में लंदन में आज इंग्लैंड का सामना इटली से। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने राष्ट्र विरोधी तत्वों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 सरकारी कर्मचारियों को आतंकी गतिविधियों को वित्त पोषित करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया है। बर्खास्त किए गए इन कर्मचारियों में हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना आतंकी सलाउद्दीन के 2 बेटे शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में इस तरह के मामलों की जांच करने और सिफारिश करने के लिए बनाई गई समिति ने इन सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करने की सिफारिश की थी। इस समिति ने आतंकवादी गिरोह लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम करने वाले 3 कार्यकर्ताओं को भी पकड़ा। इनमें से एक एजेंट सुरक्षा बलों की आवाजाही के बारे में आतंकवादियों को कथित रूप से खुफिया सूचनाएं लीक करता था और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आतंकवादियों को पनाह देता था। बर्खास्त कर्मचारियों में अनंतनाग के 2 अध्यापक शामिल हैं। ये दोनों प्रतिबंधित संगठनों की विचारधारा का प्रचार प्रसार करने सहित राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए गए। इसके अलावा 8 अन्य सरकारी कर्मचारियों को भी बर्खास्त किया गया है। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 कांस्टेबल शामिल हैं, जो कथित रूप से पुलिस विभाग में रहते हुए आतंकवादियों की सहायता करते थे और उन्हें खुफिया जानकारी देने के साथ साथ उन्हें रसद भी मुहैया कराते थे। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने हाल ही में 3 देशों भूटान, संयुक्त अरब अमीरात और मैक्सिको में ट्रेडमार्क पंजीकरण हासिल किया है। ये खादी ब्रांड को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने में बड़ा कदम है। इन देशों के अलावा खादी आयोग के दुनिया भर में 40 देशों में ट्रेडमार्क के आवेदन लंबित हैं। इन देशों में अमेरिका, कतर, श्रीलंका, जापान, इटली, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ब्राजील और अन्य देश शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाजे का बयान दर्ज किया है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए की विशेष अदालत ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय को वाजे का बयान दर्ज करने की अनुमति दी थी। पूछताछ 2 दिन और जारी रहेगी।
वाजे फिलहाल नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद है। एनआईए ने वाजे को दक्षिण मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के पास पाए गए विस्फोटकों से लदी एसयूवी के मामले और बाद में व्यवसायी मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में मार्च को गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के 2 सहकारी बैंकों को नोटिस जारी किया है। इन बैंकों ने सतारा की जरंडेश्वर चीनी मिल को खरीदने के लिए ऋण दिया था। ये मिल 1 जुलाई को जब्त कर ली गई थी। निदेशालय ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाला मामले में ये कार्रवाई की है। ये मिल राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निकट संबंधी की है। पुणे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड और सतारा जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड ने नोटिस मिलने की पुष्टि की है। बैंकों से ऋण के बारे में विस्तृत जानकारी देने को कहा गया है। प्रवर्तन निदेशालय चीनी मिलों को ऋण के लेन देन में इन बैंकों की अनियमितता पर पैनी निगाह रखे हुए है। इन बैंकों के अध्यक्षों ने किसी भी तरह की अनियमितता के आरोप खारिज कर दिए हैं। बिहार में बागमती, बूढ़ी गंडक, कोसी और गंगा नदी में जलस्तर बढ़ने के साथ ही बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। नदियों का पानी दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज के नए इलाकों में भर गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में सामान्य जनजीवन प्रभावित है और लोग सुरक्षित स्थानों पर शरण ले रहे हैं। समस्तीपुर में गंडक नदी पर बने रेल पुल पर पानी के बढ़ते दबाव को देखते हुए समस्तीपुर दरभंगा रेल खंड के डाउन लाइन पर 10 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। लंबी दूरी की गाड़ियां परिवर्तित मार्ग से चलाई जा रही है। सीतामढ़ी सुरसंड और शिवहर सीतामढ़ी राष्ट्रीय उच्च पथ पर पानी आ जाने के कारण वाहनों का परिचालन बाधित है। गंडक नदी के जलस्तर बढ़ने के बाद गोपालगंज में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। दरभंगा के हनुमान नगर और केवटी के कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। इस बीच राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज करने का निर्देश दिया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। ये दिन प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर जनसंख्या के मुद्दों पर लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की शासी परिषद ने 1989 में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने की सिफारिश की ताकि जनसंख्या संबंधी मुद्दों के महत्व के बारे में लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आज राज्य की जनसंख्या नीति की घोषणा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावी रणनीति और लगातार प्रयासों से कोविड संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है। कल केवल 100 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और 183 रोगी स्वस्थ हुए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया है कि राज्य में परिवार नियोजन प्रोत्साहन के लिए जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा आयोजित करने संबंधित गतिविधियां आज से शुरू हो जाएंगी। मुख्यमंत्री इस अवसर पर प्रदेश के 11 जनपदों अमेठी, औरैया, बुलंदशहर, बिजनौर, मऊ, महोबा, कासगंज, देवरिया, कुशीनगर, सोनभद्र और सिद्धार्थनगर जनपदों में कोविड-19 के टेस्ट के लिए स्थापित की गई BSL-2 RT-PCR प्रयोगशालाओं का भी शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री आज ही लोगों के बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नई तकनीकी आधारित CSC-PSC ऐप का भी लोकार्पण करेंगे। वह नवविवाहितों के लिए परिवार नियोजन संबंधित शगुन किट वितरण का भी शुभारंभ करेंगे। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद श्री धामी की दिल्ली की पहली यात्रा थी। इस दौरान श्री धामी ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। श्री शाह ने उन्हें उत्तराखंड को विकास के मार्ग पर ले जाने की शुभकामनाएं दी। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने लोगों तक अधिक से अधिक पहुंच बनाने के लिए नमो ऐप ड्राइव की शुरुआत की है। इसके जरिए लोग अपनी समस्याएं प्रधानमंत्री तक सीधे पहुंचा पाएंगे। श्री गुप्ता ने कहा कि ये एक सहज और सरल ऐप है जिसके माध्यम से लोग मोदी सरकार के कामों और कल्याणकारी नीतियों के बारे में जानकारी ले पाएंगे।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल श्रीनगर के कश्मीर हाट में 15 दिन तक चलने वाले हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन किया। मेले का उद्देश्य स्थानीय सामान खरीदने के अभियान को आगे बढ़ाते हुए स्थानीय कारीगरों को मदद प्रदान करना है। उद्घाटन समारोह के साथ ही कश्मीर हाट आम नागरिकों के लिए भी खोल दिया गया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि हमारा उद्देश्य हस्तशिल्प और हस्तकरघा कारीगरों का सशक्तिकरण करके उनकी आमदनी बढ़ाना है। देश की प्रतिष्ठित लद्दाख मैराथन कोविड के कारण लगातार दूसरी बार रद्द कर दी गई। लेह में सालाना आयोजित होने वाली ये दौड़ दुनिया की सबसे मुश्किल मैराथन मानी जाती है। इस मैराथन में 11,000 फुट की ऊंचाई पर हजारों एथलीट अपनी क्षमता का परीक्षण करते हैं। लद्दाख मैराथन युवाओं में संकल्प शक्ति बढ़ाने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि वियतनाम के प्रधानमंत्री फैम मिन्ह चिन के नेतृत्व में दोनों देशों के बीच व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी और सुदृढ़ होगी। प्रधानमंत्री ने वियतनाम के नवनियुक्त प्रधानमंत्री श्री चिन को फोन पर बधाई दी। श्री मोदी ने भारत में कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान वियतनाम की सरकार और वहां की जनता के बहुमूल्य समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने श्री चिन को भारत आने का निमंत्रण भी दिया। इथियोपिया में प्रधानमंत्री अबी अहमद की प्रॉस्पेरिटी पार्टी संसदीय चुनाव जीत गई है। इथियोपिया के राष्ट्रीय चुनाव बोर्ड ने घोषणा की कि सत्तारूढ़ दल ने संघीय संसद की 436 में से 410 सीटें जीती हैं। इस शानदार जीत ने प्रधानमंत्री अबी अहमद का दूसरा कार्यकाल पक्का कर दिया है। पिछले महीने हुए संसदीय चुनाव कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहे, लेकिन विपक्षी दलों ने परेशान करने और धमकी दिए जाने का आरोप लगाया था। टोक्यो ओलंपिक खेल शुरू होने में अब 13 दिन शेष हैं। आकाशवाणी समाचार ओलंपिक खेलों में भारत के पदक के दावेदारों की उम्मीदों के बारे में जानकारी प्रस्तुत कर रहा है। आज हम इस क्रम में 20 किलोमीटर चाल की एथलीट प्रियंका गोस्वामी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। प्रियंका का जन्म 10 मार्च 1996 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुआ था। उनके पिता एक बस कंडक्टर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में संघर्ष, दृढ़ संकल्प, दृढ़ता और निरंतर प्रयासों की प्रशंसा करते हुए प्रियंका के जीवन के बारे में बताया था। पैदल चाल में भारत को ओलंपिक में अब तक ज्यादा सफलता नहीं मिली है, लेकिन टोक्यो में 5 भारतीय एथलीट पोडियम फिनिश के लिए दौड़ में शामिल हैं और पैदल चाल में देश को पहला ओलंपिक पदक दिलाने का प्रयास करेंगे। प्रियंका ने एथलेटिक्स में जाने से पहले कुछ महीनों के लिए स्कूल में जिम्नास्टिक का अभ्यास भी किया था। प्रियंका ने झारखंड रांची में फरवरी 2021 में 20 किलोमीटर की पैदल चाल प्रतियोगिता में 1 घंटा 28 मिनट और 45 सेकंड के नए रिकॉर्ड के साथ ओपन इंडियन चैंपियनशिप जीतकर टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। प्रियंका ने भारतीय रेलवे में क्लर्क की नौकरी करते हुए 2017 में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती थी। प्रियंका पिछले साल इसी प्रतियोगिता में केवल 36 सेकंड से ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने से चूक गई थी। इस वर्ष मई में कोविड संक्रमित होने के कारण प्रियंका 15 दिन के लिए अभ्यास से दूर रही हैं। हालांकि प्रियंका अब पूरी तरह फिट होकर ट्रैक पर वापस आ गई हैं और टोक्यो में भारत के लिए पदक जीतने के अपने प्रयास में 1 घंटा 27 मिनट के समय का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही हैं। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स डेस्क, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आकाशवाणी समाचार के ओलंपिक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देश भर से श्रोता भाग ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के एसएन सिंह कल के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के विजेता रहे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एसएन सिंह ने अपनी जीत पर प्रसन्नता व्यक्त की। ओलंपिक क्विज का विजेता बनने पर मुझे बहुत खुशी हो रहा है। इसके लिए मैं आकाशवाणी टीम को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस तरह का बहुत अच्छा पहल किया है। मैं ओलंपिक में भाग लेने वाले सभी भारतीय खिलाड़ियों को भी धन्यवाद देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि गोल्ड मेडल जीतें। ओलंपिक क्विज में भाग लेने के लिए शाम 7:20 पर सुने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन।
चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। तू चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। कल रात फाइनल में उन्होंने 8वीं वरीयता प्राप्त चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा को 6-3, 7-6, 6-3 से हरा दिया। पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज रात मौजूदा चैंपियन नोवाक जोकोविच का मुकाबला इटली के मैत्तियो बेरेटेनी से होगा। जोकोविच ने सेमीफाइनल में 10वीं वरीयता प्राप्त कनाडा के डेनिस शापोवालोव को हराया था। दूसरे सेमीफाइनल में मैत्तियो ने पोलैंड के ह्यूबर्ट हुरकास को पराजित किया था। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मैच आज होव में खेला जाएगा। शुक्रवार को नॉर्थहैम्पटन में पहले मैच में बारिश होने के कारण डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 18 रन से हरा दिया था। 2020 मैच की श्रृंखला का तीसरा और फाइनल मुकाबला 14 जुलाई को चेम्सफोर्ड में खेला जाएगा। लंदन के वेम्बले स्टेडियम में यूरो कप फुटबॉल के फाइनल में आज इंग्लैंड का सामना इटली से होगा। सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने डेनमार्क को 2-1 से हराया था। इंग्लैंड 55 वर्ष में पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले के फाइनल में पहुंचा है। इससे पहले 1966 में इंग्लैंड पश्चिमी जर्मनी को हराकर विश्व कप का विजेता बना था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और प्रियंका, बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों से जुड़े 11 सरकारी कर्मचारियों की बर्खास्तगी कुछ अखबारों की अहम खबर है। जनसत्ता लिखता है, आतंकी सलाहुद्दीन के 2 बेटे भी इनमें शामिल। दैनिक जागरण का कहना है, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और पुलिस से लेकर बिजली विभाग में काम कर रहे थे ये कर्मचारी। अप्रैल से अब तक 17 कर्मियों को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर सरकारी सेवा से किया गया बाहर। देश के पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ अखबारों की दूसरी बड़ी खबर है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वीकेंड पर उमड़ी भीड़, केंद्र बोला खतरा अभी टला नहीं, मसूरी में 10 किलोमीटर लंबा जाम, नैनीताल भी पैक। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेताया, कोरोना का कहर नहीं हुआ है खत्म, कई देशों में बढ़ रहे हैं केस। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून के मसौदे पर कई अखबार मुखर हैं। राष्ट्रीय सहारा की बड़ी सुर्खी है, 2 से ज्यादा बच्चे तो सरकारी नौकरी नहीं, पदोन्नति और किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी भी नहीं मिलेगी। स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से कर दिया जाएगा वंचित। राज्य में ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव पर हिंदी दैनिक लोकसत्य का शीर्षक है, उत्तर प्रदेश में बवाल के बीच ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भी भाजपा का डंका, 825 में से 635 सीटें जीती। दैनिक जागरण की अहम खबर है, इतिहास के पन्नों से खत्म होंगे भ्रामक बिंदु। शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति ने स्कूली पाठ्यक्रमों के तथ्यों और रूपरेखा को लेकर देश भर के शिक्षाविदों और विद्यार्थियों से मांगे सुझाव। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने राज्यों को पर्यटन स्थलों पर भीड़ कम करने की सलाह दी। देश में अब तक 37 करोड़ 57 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में भारी जीत। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने 2500 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की। जम्मू कश्मीर सरकार ने आतंकी गतिविधियों के आरोप में 11 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया। विश्व जनसंख्या दिवस आज मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार आज राज्य की जनसंख्या नीति जारी करेगी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने महिला सिंगल्स का खिताब जीता। पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज रात मौजूदा चैंपियन नोवाक जोकोविच का मुकाबला इटली के मैत्तियो बेरेटेनी से होगा। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मैच आज होव में खेला जाएगा। और यूरो कप फुटबॉल के फाइनल में लंदन में आज इंग्लैंड का सामना इटली से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।